को सादर प्रणाम करना चाहती हूँ। और साथ में मैं प्रणाम करना चाहती हूँ मेरे माता पिता को। साथ में मैं प्रणाम करना चाहती हूँ यहाँ पर जितने भी मौजूद मौजूद हैं उनको, उनके माता पिता को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। आज ये जो मौका मुझे दिया गया है उस मौका के लिए, ये टाइम जो है ये मेरा किस्मत है। सौभाग्यशाली हूँ मैं कि इतना सुंदर परिवार, आश्रम परिवार मिला। संध्या मैम, थैंक यू सो मच। और पूजा मैम की क्या बात कहें, वो इतनी प्यारी है कि बिल्कुल एफबी में कनेक्टेड है और एक ही बार हमने बात किया है। तो पूजा मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में एक और मैडम थी जिनका नाम मैं मतलब मैं थोड़ा सा देख नहीं पाई थी, तो मैम क्षमा आपको भी में, बहुत क्षमा बहुत जी, याचना मैडम। क्षमा क्षमा। जी जी, क्षमा उनका मैम। नाम कभी भूलेंगे जी नहीं आप। जी सर जी। तो क्षमा मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ उनको पर तो कनेक्ट खाली याद भी करते रहे तो बहुत सारे पाप धुल जाते जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और साथियों, यहाँ पर कनेक्टेड आप सभी साथियों का मैं हार्टली वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, अ, मेरा नाम रजन साहू है। चूंकि बहुत सारे साथी यहाँ पर कनेक्टेड हैं और पूरे नेशनल लेवल के हैं, मतलब पूरे इंडिया से अलग अलग कोने से, कोई उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी जगह से आप सब कनेक्टेड हैं। तो आप सभी का को मैं बताना चाहूंगी, मेरा नाम रजन साहू है और मैं बस्तर संभाग है एक बहुत, इधर को हम बोले बिहड़ इलाका या जंगल इलाका तो कोई दो मत नहीं होगा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कोंडागांव, वहां की रहने वाली हूँ। और यहाँ पर रहते हुए कहना चाहिए कि एक छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखना, बड़े बड़े अरमान, बहुत सारी चीजें थी। और कहना चाहिए कि यहाँ पर रहते हुए वो अपॉर्चुनिटीज नहीं था। आरसम बिजनेस के पहले मैं बात करूं तो स्ट्रगल इतना ज्यादा है कि समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं। तो थोड़ा इमोशनल हो रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल रोऊंगी नहीं, आंसू नहीं बहाऊंगी, क्योंकि कहना चाहिए वो दिन चले गए हैं साथियों। रोने के दिन चले गए हैं, अब जो दिन है वो हंसने का है। और आरसम बिजनेस के बारे में मुझे एक ही चीज लगता है, वो है आरसम बिजनेस हम सब के लिए बेशकीमती तोहफा है। बेशकीमती तोहफा है महिलाओं के लिए। मैं आरसम बिजनेस के पहले के बारे में बताऊं तो मैं एक हाउसवाइफ हुआ करती थी और मेरे दो बेटे हैं और वो एक छोटा सा घर। लेकिन उससे पहले मैं अपने मम्मी पापा के बारे में बताऊं तो मेरे मम्मी पापा, ये स्टोरी पहली बार शेयर कर रही हूं मैं। और क्योंकि स्टोरी शेयर करने का मौका कम ही होता है। मेरे मम्मी पापा का बाय प्रोफेशन जो काम है साथियों, वो सब्जी बेचने का है। और कहना चाहिए कहना चाहिए कि मेरे पापा ने जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने ठेले से स्टार्ट किया था। आज ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत अच्छा वो ओहदा ले चुके हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स जो होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, वहां के वो बहुत अच्छे सदस्य हैं। उन्होंने सब्जी जब स्टार्ट किया था तो हमने बचपन में ही स्ट्रगल देखा है कि उन्होंने जीरो से यहाँ तक का सफर कैसे स्टार्ट किया। तो वहां से एक मोटिवेशन मिलता है हमेशा मुझे। मैं अपने, जब भी मेरे अंदर निगेटिविटी आती है तो मैं अपने मम्मी पापा को याद करती हूँ, क्योंकि सबसे बड़े जो आइडियल है मेरे लाइफ में वही हैं। और सबसे ज्यादा मैं कृतज्ञ हूँ तो मेरी माँ की हूँ, मेरी मम्मी की हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे अकेले होने नहीं दिया। हमेशा सपोर्ट करते रहे, हमेशा वो मुझे मोटिवेट करते रहे। तो बचपन जब हमारा थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा स्ट्रगल हमने नहीं देखा था, लेकिन मम्मी पापा इतना ज्यादा बताते हैं कि इतना ज्यादा स्ट्रगल। और जब ठेले की बात बताते हैं तो वो, हम जब मैं थोड़ा सा होश संभाली तो हमारे पास में दुकान हो गया था, सब्जी का दुकान हो गया था। लेकिन उससे पहले हम लोगों को बताया गया कि पापा ठेला से सब्जी बेचा करते थे। और उसके बाद में फिर उन्होंने घर बनाया, अपने घर से बाहर निकल के वो कांकेर, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आए। उन्होंने पहले ठेले से सब्जी बेचा, फिर दुकान डाली, फिर हार्डवेयर का है, मतलब बहुत सारा ट्रेडिशनल बिजनेस है। हम तीन भाई बहन हैं, मेरे बड़े भैया भी हैं, मैं हूं और मेरा छोटा भाई है। हम तीनों भाई बहन सब्जी वाले के तो बच्चे थे, लेकिन कभी हमको ये फील नहीं कराया गया कि आप सब्जी वाले के बच्चे हैं। हमको हमेशा बड़ा सोच दिया गया। हमारे माइंड में एक ही सेट डाला गया कि गरीबी नाम की कोई चीज नहीं होती। मेहनत कीजिए, सही तरीके से मेहनत कीजिए, बिल्कुल आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। ये पापा मम्मी दोनों का कहना था। और
हमारे यहाँ पापा इसके बाद में स्मूथली हमारी लाइफ चल रही थी। और इसी दौरान कहना चाहिए, मैं तो थोड़ा सा अपने बचपन को कभी कभी याद करती हूँ, तो ये सोचती हूँ कि मेरे पेरेंट्स सब्जी तो बेचते थे, लेकिन हमको प्रोटीन बिस्किट उस टाइम खिलाया करते थे। लोग प्रोटीन के लिए अभी अवेयर हो रहे हैं, हमको उस समय दूध पिलाया करते थे। और वो सारा सब कुछ जो एक प्रिंसेस की लाइफ है, वो लाइफ मैंने जिया। और स्मूथली बहुत अच्छे से हमारी लाइफ निकल रही थी। पढ़ाई करते करते फिर मेरी शादी हुई, और जैसे ही शादी हुई तो 360 डिग्री एंगल से मेरा लाइफ जो है वो चेंज हो गया। क्योंकि कांकेर थोड़ा सा कस्बा है, थोड़ा सा शहरी इलाका है, लेकिन जहां पर मेरी शादी हुई वो एकदम बीहड़ इलाका, इतना ज्यादा बीहड़ इलाका कि अकेले अगर कोई जाना चाहे शाम के 5 बजे 6 बजे के बाद में तो डर जाए इंसान। क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा, 7-8 किलोमीटर तक कच्ची रोड था, वहां पर पक्की रोड भी नहीं था। लाइट एक बार जाती थी साथियों तो 8-8 10-10 दिन तक लाइट आती ही नहीं थी। लाइट आती ही नहीं थी। कन्वर्जन का कोई भी साधन नहीं था। शादी के पहले मैंने जो काम सीखा था, मैंने मेहंदी लगाने का काम सीखा था, मैंने सिलाई का काम सीखा था, मैंने कढ़ाई बुनाई का काम सीखा था। लेकिन उस इलाके में जाने के बाद में ये पता लगा कि ये जो मेरा टैलेंट है वो ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सिलाई जो है, बिहड़ इलाके में जो महिलाएं हैं वो बहुत कम, मतलब रेडीमेड ब्लाउज परचेज करा करती थी, खरीदा करती थी, पहना करती थी। तो वो 20 रुपए 25 रुपए में आ जाता था, तो वो कहना चाहिए कि वो मेरा काम नहीं हो पाया। मेहंदी मेहंदी का तो वो दूर दूर तक कोई चलन ही नहीं था। और कढ़ाई बुनाई की बात करें तो गांव के लोग कोई डेकोरेट नहीं करते अपने घर को। तो ये जो मेरा तीनों सीखा हुआ काम था वो जीरो हो गया। लेकिन उस एक घरौंदे में मेरे फैमिली, मेरे बच्चों के साथ में मैं सिर्फ जीवन को काट रही थी। जब आरसीएम बिजनेस में मैं स्टार्टिंग में आई थी तो वहां पर कहना चाहिए कि एक ही बड़े लीडर्स आते थे, बोलते थे आरसीएम में आए तो जीने का मजा ही आ रहा है। पहले जीवन कट रही थी, तो इसका मीनिंग भी मुझे नहीं मालूम था कि जीवन कट रहा है। जीवन कट रहा है मतलब इस तरीके से लाइफ था कि बस सुबह हो रही थी, शाम हो रही थी, कोई इंजॉयमेंट नहीं, कोई नहीं। क्योंकि जेब में पैसे ही नहीं थे। बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने मैं देखा करती थी। मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे साथियों, मुझे मेरे बच्चों को अगर 5 रुपए का कुरकुरे भी खिलाना होता था तो मुझे सोचना पड़ता था। ऐसी दयनीय स्थिति थी। जब उस टाइम हम लोग फिर गांव में रह रहे थे, फिर बच्चे थोड़ा सा बड़े हुए, स्कूल जाने का टाइम आया, तो कहना चाहिए हम कोंडा गांव आए। कोंडा गांव मतलब यहाँ से 90 किलोमीटर है मेरा जो गांव है। और वहां से निकले, बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई कराए। और उसी दौरान आरसम बिजनेस घर में रहते रहते ही मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा जो पंगा होता है आरसम बिजनेस के साथ में कि फैमिली वाले ही आपका सपोर्ट नहीं करते। फैमिली वाले ही आपके विरुद्ध, आपके अपोजिट खड़े हो जाते हैं कि नहीं, आरसम बिजनेस करना ही नहीं। तो ये जैसे तैसे आरसम का प्रोडक्ट हमारे घर में आ रहा था। लेकिन एक अरमान था कहीं ना कहीं अच्छे लोगों से दोस्ती करना, अच्छे लोगों के से उठना बैठना, मेरे बच्चों को अच्छा लाइफ स्टाइल देना, मेरे बच्चों को अच्छे कपड़े देना, अच्छे स्कूल स्कूल में उनको एजुकेशन देना। एक ऐसा माहौल मैं देना चाहती थी जिस माहौल में मैं पली बढ़ी थी। विडंबना ये था साथियों कि मैं जिस माहौल में पली बड़ी थी, एक बढ़िया माहौल था, पॉजिटिव माहौल था। लेकिन मेरे घर का जो इन्वायरमेंट था, मैं अपने बच्चों को वो पॉजिटिव माहौल नहीं दे पा रही थी। और इस बात का बड़ा दुख था और निराशा से मेरी जिंदगी चल रही थी। और कोंडागांव जब हम शिफ्ट हुए तो हाथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। सर का जॉब लगने का एक बहाना था कि सर को जॉब लगा है, लेकिन सर को जॉब कुछ लगा नहीं था। कोंडागांव आ गए और कोंडागांव आने के बाद में बच्चों को हमने थोड़ा सा स्कूल में डाला। और स्कूल में डालने के बाद में हाथ में 1 रुपया भी नहीं था। हाथ में 1 रुपया भी नहीं था। और हाथ में 1 रुपया नहीं था तो ये समझ में नहीं आता था कि क्या करे। क्योंकि किराया का घर था, जो किराया का घर था साथियों, वो 600 रुपए का कच्ची मिट्टी का मकान था। और वहां पर मैंने कभी कहना चाहिए कि गोबर से लिपाई करते हैं, मैंने कभी नहीं किया था। लेकिन किराए के मकान में मैंने किया है। कभी मैं घर से बाहर निकली नहीं थी पानी लेने के लिए। मैंने घर से बाहर, क्योंकि बजट था ही नहीं, पैसे थे ही नहीं। और
घर से बाहर गुंडी लेके जाना पड़ता था पानी लाने के लिए। पानी लाती थी मैं, हैंडपंप से पानी निकालती थी, मतलब निकाल के लेके आती थी वहां से हैंडपंप से। और साथ में इसी तरीके से बस लाइफ चल रहा था। और लाइफ चल रहा था तो मैं सर को बोलती थी, सर आप कुछ काम करो, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो सर बोलते थे मुझे कि इस बार जैसे तैसे कर ले, बच्चों का स्कूल जैसे ही खत्म होगा तो हम वापस गांव चलेंगे। वापस गांव चलेंगे और गांव में वापस हमारा तो मतलब थोड़ा मोड़ा खेती बाड़ी है और वहां पर हम रह जाएंगे। लेकिन मैं साथियों थोड़ी सी स्वावलंबी किस्म से मैं बचपन में रही हूँ, जिद्दी किस्म की लड़की रही हूँ और सही चीज के लिए जिद्दी रही हूँ कि नहीं, अगर करना है तो हम सही से मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं, लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हैं। बस कोई जरिया होना चाहिए, कोई माध्यम होना चाहिए। तो सर वहां पर इस तरीके से वो क्विट कर गए थे। वो बिल्कुल वहां कोंडागांव में रहने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन मैंने उनको एक ही आंसर करा, देखिए सर अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि वापस मैं गांव में जाऊंगी। ये मुझे ऊपर वाले ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं घर से बाहर निकली हूँ और निकली हूँ तो कुछ ना कुछ करूंगी। तो वो बोलते थे आप क्या करोगे, तो मैं बोलती मुझे जो काम मिलेगा वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं वापस गांव नहीं जाऊंगी, क्योंकि गांव में मेरे बच्चों को वो माहौल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। और उसके बाद में हमारी मतलब कहा सुनी हमेशा अक्सर हुआ करती थी। तो उस टाइम में साथियों मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें कैसे करें। एक बार जब हम कोंडा गांव में ही रह रहे थे तो कृष्ण जन्माष्टमी का टाइम था, त्योहार था, मतलब कोंडा गांव का हमारा पहला त्योहार था कृष्ण जन्माष्टमी का। और उसमें सभी के घर में उत्साह, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जितने भी कनेक्टेड साथी हैं सब कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से पूरे हमारे भारत देश के अंदर मनाया जाता है। तो उस दिन भी कृष्ण जन्माष्टमी बहुत उत्साहित होकर मना रहे थे लोग बाग। लेकिन हमारे पास में ऐसा था साथियों कि जिस हम गैस सिलेंडर को घर से लेके आए थे उसी दिन ही खत्म हो गया। उसी दिन ही वो सिलेंडर नहीं, सिलेंडर जो है वो खत्म हो चुका था। और कहना चाहिए कि मुझे खाना बनाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और सब बड़े बड़े त्योहार, और पैसे भी नहीं थे कि मैं पैसे दे दूं और सिलेंडर डलवा लूं। मेरे बच्चे बार बार जाते थे, मम्मी उनके यहाँ ये बन रहा है, मम्मी उनके यहाँ ये बन रहा है। तो मैंने एक बार बड़े वाले बेटे को एक थप्पड़ लगाया, बोला घर से बाहर निकलेगा ना तो ठीक नहीं होगा। क्योंकि जब इस टाइम को मैं याद करती हूँ तो कहना चाहिए मेरे आंख से आंसू नहीं, मेरे आंख से खून गिरते हैं। मेरा बेटा, फिर उसके बाद वो लोग सहम गए, डर गए, उस वो लोग नहीं गए। हमारे पास में मात्र, मेरे पास में उस टाइम में 70 या 80 रुपए था। और यहाँ पर कोंडा गांव में आज भी सुनीता होटल है। तो मैंने बोला कि चलो अब बच्चों को कुछ तो खिलाना पड़ेगा, क्योंकि खाना कुछ भी नहीं था, सिलेंडर खाना बना नहीं था। और कुछ भी नहीं होने की वजह से फिर मैंने बोला यार थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट लाने के लिए, बेटा आज होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए। आज सब तो घर में बना के खा रहे हैं ना, हम होटल जाएंगे खाना खाने के लिए। तो वहां पर गए तो वहां पर 30 रुपए का थाली का प्लेट था साथियों। और वहां पर जब गए तो त्योहार के दिन कोई ताजा खाना मिलेगा नहीं, वहां पर रगड़ा हुआ चावल था। और 2 प्लेट मंगवाए, क्योंकि 70 80 रुपए ही था मेरे हाथ में। तो हमने वो खाना मंगवाया और खाना मंगवाने के बाद में एक प्लेट को सर खाए और एक प्लेट को जो है मैं दोनों बच्चों को खिलाई। और पता नहीं क्यों मेरे मुंह के अंदर से वो निवाला जा ही नहीं रहा था, मतलब बिल्कुल खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। कि ये लग रहा था कि अभी का तो जैसा तैसा हो रहा है, कल कैसे करेंगे, कल कैसे करेंगे। इस तरीके से मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही थी। और उसके बाद में फिर हम घर वापस आ गए, जैसे तैसे रूखा सूखा मैं बच्चों को खिलाई। फिर मैं बच्चों को बोली बेटा मजा आया ना, तो बोलते मम्मी क्या मजा आएगा, चावल तो सूखा सूखा। अरे होटल में ऐसा ही चावल मिलता है, त्योहार के दिन में ऐसा ही चावल मिलता है बेटा। ऐसा करके मैंने उनको थोड़ा सा उनके अंदर पॉजिटिविटी डाला। और उसके बाद में हम वापस आए तो साथियों वहां एक ऐसा दर्द था कि अब तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और उसके बाद ही मुझे ध्यान आया कि आरसीएम बिजनेस में मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है, क्यों ना मैं आरसीएम बिजनेस को करूं। जब मैं घर में थी तो सासू माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो कहती थी या तो आप तुम रहोगी इस घर में या तो ये आरसीएम रहेगा। तो मैं वहां पर उनसे डर जाती थी और बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं बोलती थी, ठीक है ठीक है। लेकिन मेरे अपलाइन
अब मेरे अपलाइन का रोल आता है साथियों। मैं आदर सम्मान के साथ में नाम लेना चाहूंगी। मेरे आदरणीय अपलाइन है मिस्टर PR साहू सर, मिस्टर सचिन अग्रवाल जी, मिस्टर श्याम अग्रवाल जी, मिस्टर PK देवांगन जी, मिस्टर रत्नेश जैन जी। उनके सानिध्य में मैं इस बिजनेस को लगातार अभी भी सीख रही हूँ। और अपलाइन जब आए तो उन्होंने बोला कि मैडम कोई बात नहीं, ये चैलेंजेस जो आता है ना, कोई बात नहीं, आरसम बिजनेस में, क्योंकि PR सर का ऑलरेडी कोंडागांव में फील्ड था, वो आए और बताया कि एक मीटिंग है जो PK देवांगन जी की मीटिंग थी, और उस मीटिंग जो है कॉलेज ऑडिटोरियम में होना था। लेकिन मेरे पास में साथियों उस समय कांकेर और कोंडागांव का जो बस का किराया होता था वो 45 रुपए का था, और मेरे हाथ में समथिंग 150 रुपए ही था। और उसके बाद जब मैं सर को बोली कि अब आरसम बिजनेस करते हैं, करके देखते हैं क्या होता है कैसे, तो वो उन्होंने सीधा सीधा डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, हम आरसम बिजनेस नहीं करेंगे, हम वापस घर जाएंगे। लेकिन उस बीच में कहा सुनी हुई कि घर का किराया देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास में गैस सिलेंडर डलवाने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास में बिजली बिल देने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों का स्कूल फीस देने के लिए पैसा नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो नहीं, मैं गाँव जाऊंगा और मम्मी पापा से लेके आ जाऊंगा, अभी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कहा। तो मैं कहा सुनी हुई, शाम का टाइम था, सर आए हुए थे, बता के गए थे कि इस तारीख को मीटिंग है। और मीटिंग है करके जब उन्होंने बताया तो मेरे हाथ में 150 रुपया था। चूंकि मेरी मम्मी ने शुरू से ही मुझे सपोर्ट किया, तो मेरे मन में एक आइडिया था कि अगर मैं वहां जाती हूँ तो मम्मी मुझे कुछ खाने पीने का भी आइटम दे देगी, कुछ पैसा भी दे देगी, तो मेरा 8 10 15 दिन का जो है जुगाड़ हो जाएगा। और सर को मैंने थोड़ा सा कहा सुनी हुई, मैं दोनों बच्चों को घर में छोड़ गई, उनके साथ उनके पास में सिर्फ एक छाता लिया, क्योंकि मम्मी के घर जाए तो 1 2 जोड़ी तो कपड़ा वहां पे रहता ही है। मैंने सिर्फ छाता लिया, अपने पैसे लिए, और मैं जाके बस में बैठ के रोते रोते मैं कांकेर पहुंची। और उसके बाद में फिर मैं सेकेंड डे मीटिंग अटेंड करने के लिए गई। मीटिंग अटेंड करने के लिए गई तो वहां से फिर साथियों मैंने दोबारा पीछे पलट के नहीं देखा। रजन, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, करना तो आरसम बिजनेस ही है बेटा। ऐसा मैंने अपने आप को बोला कि अगर ये नहीं करेगी तो तू कुछ भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। क्योंकि मैं अपना एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी। अगर मैं कहीं पर जॉब करती या कहीं पर मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती तो मेरा तो एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मुझे कौन जॉब देता? कोई जॉब नहीं देता, नहीं मिलता। अगर मैं मांगने भी जाती तो भी मुझे जॉब नहीं मिलता साथियों। और उसके बाद में फिर मैंने आरसम बिजनेस में आके, क्योंकि पैसे तो नहीं थे, मम्मी ने कुछ मुझे दिया थोड़ा सा क्योंकि सब्जी का हमारा आज भी दुकान है, होलसेल का है, चिल्हर का है हमारे यहाँ, तो सब्जी की कभी भी कमी नहीं रही है। तो मम्मी हमेशा सब्जी इतना ज्यादा डाल देती थी, तो सब्जी हमको 10 15 दिन तो लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज के डेट में भी मैं कभी जाऊंगी, माँ मत डालो बोलने से भी वो डालती है, नहीं मेरे रहते तक तू ले जा, जितना मन है जो अच्छा लगता है वो लेके जा। लेकिन अ, सब्जी जब मैं बाहर से लेती हूँ तो उनको पता नहीं थोड़ा सा दर्द होता है, आज भी वो डाल देती हैं। तो सब्जी बहुत सारा वो डाल दिए, साथ में उन्होंने पैसा दिया, और उस पैसे से साथियों आके मैंने जो है अपना आरसम का सामान खरीदना चालू किया। क्योंकि आईडी लग चुकी थी, और आईडी लगने में भी कहानी था। PR सर आते हैं हमारे गांव वाले घर में, वो प्लान दिखाते हैं, क्योंकि मेरे जो स्पॉन्सर है वो सीताराम साहू जी हैं, और उन्होंने कहना चाहिए कि उनके लिस्ट में मैं थी, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनके लिस्ट में मेरा नाम था। वो आए बताए, वो आज आरसम बिजनेस में नहीं है, लेकिन आरसम बिजनेस मुझे समझ आ गया, सर को बिल्कुल समझ नहीं आया। तो जब आरसम बिजनेस भी ज्वाइनिंग करना था तब भी मेरे पास में पैसे नहीं थे। क्योंकि कोई भी चीज के लिए मैं सर को जब बोला करती थी कि मुझे कुछ भी चाहिए, तो वो सीधा माँ की ओर दिखाते थे, मदर इन लॉ की तरफ दिखाते थे कि उनसे बोलो, उनसे ले लो, उनसे। और मेरा जो स्वावलंबीपन है ना, एक बार मांगे, 2 बार मांगे, तो तीसरी बार में गिल्टी लगता था कि नहीं, ये कैसी लाइफ है मेरी कि मैं डिपेंड हूँ। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति, अगर आप उनके ऊपर डिपेंड है तो 2 शब्द बोल भी देते हैं, तो वो 2 शब्द जो है बहुत चुभने लगता है कि क्यों ऐसी मेरी लाइफ है, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी मेरे पैर में खड़ा होना चाहिए। तो
प्लान दिखाए। प्लान दिखाने के बाद में जब उस आरसीएम बिजनेस को ज्वाइनिंग करने की बारी आई तो तीज का टाइम था हमारे छत्तीसगढ़ में। साथियों, मैं आप सबको बता दूं कि तीज एक बहुत बड़ा पर्व है बेटियों के लिए, बहन बेटियों के लिए, कि बूढ़ी से बूढ़ी भी लेडी जो है वो अपने मायके जाती है। ओल्ड एज लेडी भी, जो बुढ़िया भी होती हैं, वो भी अपने मायके जाती हैं। तीज का पर्व जो होता है मायके का होता है। तो मेरा भी तीज का पर्व था, और मम्मी पापा वो उस पे लेके आते हैं और आपको पूरा 16 श्रृंगार, बच्चों के लिए कपड़े, आपको कपड़े ऐसा देते हैं। तो मैंने उस टाइम माँ को बोला, अपनी मम्मी को बोला कि माँ इस बार ना मुझे कपड़ा उपड़ा मत देना, मेरे को इस बार ना आप पैसा दे देना। तो मेरी माँ चौंक गई, क्यों? कपड़ा तू ले जाएगी नहीं तो सासू माँ को दिखाएगी क्या? तो मैंने अपनी माँ से बड़ी सफाई से झूठ बोला कि माँ नहीं, मुझे ना, मेरे पास साड़ी बहुत सारा है, मुझे पायल खरीदना है। सॉरी, मुझे पायल खरीदना है। और इस तरीके से झूठ बोल के मैंने उनसे पैसा लिया, और पैसा लेके मैं जो है साथियों आरसम बिजनेस में मैंने ज्वाइनिंग करा। एक मिनट सर। तो वो ज्वाइनिंग करा, और ज्वाइनिंग करने के बाद में फिर मेरी माँ ने बोला कि गुड़िया तू पायल खरीदी थी तो पायल दिखा। तो मैंने बड़ी फिर सफाई से झूठ बोल दिया कि माँ मैं पायल, क्योंकि पतले पतले पायल लिया है तो वो थोड़ी पहन के आऊंगी, वो तो मैंने घर में ही रख दिया था। लेकिन साथियों मैंने पायल नहीं खरीदा था, मैंने उससे आरसम बिजनेस की ज्वाइनिंग करी थी। आज मेरी माँ कनेक्ट होंगी तो वो भी सुन रही होंगी कि मेरी गुड़िया ने, क्योंकि उनको आज तक नहीं पता है कि उन पैसों का मैंने किया क्या था। उनको आज भी यही लगता है कि गुड़िया ने मेरे से पैसा लेके पायल खरीदा था। तो जी नहीं साथियों, मैंने आरसम बिजनेस को ज्वाइन किया था। और आरसम बिजनेस को जब ज्वाइन करी तो उसके बाद में फिर कुटकुट होना चालू हो गया। कुटकुट होने से प्रोडक्ट पसंद नहीं करते थे, कोंडा गांव आना हुआ, उस मीटिंग को अटेंड करके आई। और मीटिंग अटेंड करके फिर माँ ने मुझे जो पैसे दिए थे उसी से ही मैंने फिर प्रोडक्ट लेना चालू किया। और उस टाइम में मैं चाय पत्ती इतना बेची हूँ, इतना बेची हूँ साथियों, ज्यादा उसमें हमें डिफरेंस का पैसा भी नहीं आता था। उस चाय पत्ती को मेरे पास में, लोग बोलते हैं हमारे पास में दो टू व्हीलर आ जाए, हमारे पास में फोर व्हीलर आ जाए, हमारे पास में अरे कुछ नहीं तो बाइसाइकिल तो आ जाए, साइकिल तो आ जाए। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पैदल इस बिजनेस को शुरू करा, क्योंकि मेरे पास में किसी का सपोर्ट नहीं था, न घर से सपोर्ट था, न कहीं से नहीं। लेकिन मेरी माँ ही एक ऐसी है जो कहना चाहिए, वो बोलती थी गुड़िया मुझे तेरे ऊपर भरोसा है बेटा, तू जो भी करेगी ना तू बेस्ट करेगी। और मुझे पता है, मुझे अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है। आज भी वो यही कहती, हम तीनों भाई बहनों को, कि मुझे पूरा भरोसा है, मेरे जो बच्चे हैं ना जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। तो उस टाइम में मम्मी सपोर्ट करती थी, और बिल्कुल सब लोग। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, जब एक महिला, जब शादीशुदा महिला, दो छोटे छोटे बच्चे, उनको छोड़ के जब चौखट से बाहर निकलती है साथियों, तो असली स्ट्रगल तो वहां से चालू होता है। जब मैं बैग्स लेके घर से निकला करती थी तो पड़ोसी बिल्कुल देखा करते थे कैसी, अब शब्द यूज किया करते थे कि कैसी लिज्जड़, कैसी बेकार टाइप की औरत है जो बच्चों को छोड़ती है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहती है, किसको किसको क्या क्या देती है, पता नहीं किसको क्या बेचती है, और पता नहीं किसके साथ में, किसी के साथ भी चली जाती है। हर बार कोई आता है, कोई बाइक में छोड़ने आता है, कोई कार में छोड़ने आता है। ये कैसी महिला है? इस तरीके से वहां पर बोला जाता था। और किराए का जो मकान रहता था, मकान में हमें खाली करवा दिया जाता था कि नहीं आप खाली करो। तो 600 रुपए के किराए मकान से निकल के हम लोगों ने 700 वाले मकान में गए। और 700 वाले मकान में गए तो वहां पर भी यही दिक्कत था कि नहीं, इनके घर में मतलब ये कब जाती हैं, कब आती हैं, क्या बेचती हैं, किनके साथ जाती हैं, क्या करती हैं। ये उनका जो है साथियों, इस तरीके से मेरे साथ में टाइम गया। लेकिन मैं कभी भी मैं हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे पास में ऑप्शन नहीं था, मेरे पास में ऑप्शन नहीं था। और मैं बार बार अपनी टीम को बार बार इस चीज से बोलती हूँ, और आज आप लोगों को भी बोलती हूँ, आरसीएम बिजनेस में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि कोई भी महिला कहीं पर भी रहे, पैसे रहे नहीं रहे, बस आप दृढ़ निश्चय करेंगे ना तो आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो मैं कभी हार नहीं मानती, मैं मीटिंग सेमिनार में जाती, मैं मीटिंग में जाती। कई मीटिंग ऐसा निकला है साथियों जिसमें मैं सिंगल जाया करती थी।
सिंगल जाया करती थी, मेरे साथ में मेरी टीम से कोई भी नहीं जाते। जब मैं प्लान दिखाया करती थी, क्योंकि उस समय बिल्कुल पतली दुबली एकदम ऐसी एकदम मतलब सूखी टाइप की, एकदम बहुत दुबली सी मैं थी, और शुरू से ही सिंपल ही रही हूं मैं, तो ज्यादा कुछ ताम झाम नहीं। तो मुझे ऊपर से नीचे देख के यही कहा जाता था, अच्छा हम तेरे साथ काम करेंगे, तू हमारी अपलाइन बनेगी, तू हमें सिखाएगी, तुम तो छोड़ो, आप छोड़ो, तू पर आते थे। और मैं बड़े बड़े आराम से मतलब उनको मुस्कुरा के बोलती थी, ठीक है चाचा जी कोई बात नहीं, ठीक है मामा जी कोई बात नहीं, ठीक है बुआ जी कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा करके मैंने उनको बहुत दर्द बहुत होता था। एक बार ऐसे ही कहना चाहिए कि मीटिंग में मैं जा रही थी, मेरे पापा जो हैं एक बहुत बड़ी बात बोले, जो मुझे उस टाइम के लिए बहुत सबसे ज्यादा दुख लगा था। मैं सबका सुनती थी, लेकिन एक दिन मेरे पापा बोले, बेटा तू गाड़ी किराया कर ले, हमारे समधी को ले ले गाड़ी में, समधिन को ले ले, दोनों को ले ले, अपने सास ससुर को, दोनों बच्चों को ले ले, दामाद को बिठा ले, और तू जहां जाना है वहां जाया कर, लेकिन हमारे घर में आके ना इस तरीके से बैग लेके तू गली गली मत घुमा कर, पैदल पैदल। कोई भी हमको पूछता है किसके घर की बच्ची है, तो नहीं वो, क्योंकि हमारे यहाँ पापा और मम्मी थोड़ा जाना जाता है उनको शहर में कि, और बाई मतलब बाई उनका जो फेस है मेरी मम्मी का, एकदम मैं उनकी टू कॉपी हूँ, तो कोई भी जान जाते हैं कि ये इनकी बेटी है। वो फेस से ही जान जाते थे कि ये इनकी गुड़िया है, आप उनकी गुड़िया हो। तो वो पापा को जाके बोलते थे, आजकल आपकी गुड़िया क्या करती हैं, घूमते रहती हैं बैग लेके, अच्छे घर के बच्चों के ये संस्कार नहीं है, आप उनको ऐसा मत काम करवाओ, भाई ये गलत बात है, आपके पास किस चीज की कमी है। तो मेरे पापा मुझे ऑफर करते थे कि गुड़िया हम तेरे को खेत भी देंगे, हम तेरे को दुकान भी देंगे, लेकिन ये काला बैग लेके तू घुमा मत कर, क्योंकि बहुत बेकार लगता है जब कोई आके बोलता है। साथियों मैंने पापा को कुछ भी नहीं बोला, मैं रूम में गई और बहुत तेज से रोई। और उसके बाद में, क्योंकि उस टाइम मेरे पापा को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, उस टाइम पापा को भरोसा नहीं था, पापा एक ऐसी बात भी बोल दी है कि तू यहाँ आके ना आरसम बिजनेस कर रही हूँ करके हमारा नाक ना कटाया कर। ये बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए, और मैंने बहुत रूम में गई, मैं रोई बहुत, लेकिन उनको बिल्कुल पता लगने नहीं दिया कि मैं रोई थी। उसके बाद में फिर मैंने जो है साथियों आरसीएम बिजनेस के लिए कमिट कर लिया कि पापा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आपको प्रूफ करना है, आप मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने मनी मन अपने आप को बोला, रजन तू अपने बाप की बेटी है ना, तो तेरे को ये करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब बात नाक का सवाल है और ये इज्जत पे आ गई है। तो इस तरीके से काम मतलब वो स्टोरी होते गया, मीटिंग सेमिनार। फिर मेरी टीम आई, और मेरी टीम, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे टीम के हर वो डेप्थ तक के लेवल के साथी, चाहे वो वाइटल अचीवर्स हैं, चाहे वो रॉयल्टी अचीवर्स हैं, चाहे टेक्निकल अचीवर्स हैं, जिनका प्यार सपोर्ट सम्मान इतना ज्यादा होता है, हमेशा मुझे माँ का दर्जा देते हैं। और मैं बोलती हूँ मेरे दो बेटे नहीं हैं, मेरे कई बेटे हैं, मेरे दो बेटे नहीं हैं, कई बेटे हैं। कई सारे सर जो हैं मेरे जो रॉयल्टी अचीवर है, एज में मैं कई बार उनकी छोटी बहन, उनकी बेटी के बराबर की एज की मैं हूँ, लेकिन इतना सम्मान देते हैं बिल्कुल माँ के जैसे, हमेशा गुरु माँ इस तरीके से जब वो बोलते हैं, तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि ऐसी टीम मेरे साथ में है। और उस टीम को मैं सैल्यूट करती हूँ यहाँ से कि ऐसी शानदार टीम है। और वो टीम आने से पहले साथियों, उस टीम में आने से पहले लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते थे, ऐसी ऐसी घटनाएं घटती थी कि बिल्कुल दिल दहल जाता था। मीटिंग सेमिनार में जाती थी, सारे लीडर्स अपने कपल के साथ में आते थे, तो उनकी मैडम खुसुर फुसुर करती थी कि नहीं मैडम कैसी हैं, अकेले आती हैं, कभी सर को नहीं लाती हैं। लेकिन मेरे अंदर की बात मैं जानती हूँ, किनको जाने का मन नहीं करता कपल के साथ में, किनको जाने का मन नहीं करता। मेरा गोवा ट्रिप भी हुआ न्यूट्रीचार्ज की ओर से, मेरा दिल्ली का भी हुआ था 5 स्टार होटल में। कौन नहीं चाहता कि कपल के साथ में जाए। लेकिन साथियों वहां पर विडंबना ये थी कि आरसीएम बिजनेस करना है तो तू कर, मुझे कभी नहीं कहना, करना है तो तू कर, मुझे कभी नहीं कहना। एक बार जब आरसीएम मतलब आरसीएम कुछ दिनों के लिए ब्रेक हुआ था, और आरसीएम जब ब्रेक हुआ था, तो उस टाइम मैं बिल्कुल नर्वस हो गई थी, और नर्वस होने की वजह से कई सारी अदर कंपनियां आई, टकराई मेरे से। लेकिन मैं एक ही बात बोलती थी कि माता पिता एक होते हैं, और अब जो अदर नेटवर्क मार्केटिंग है वो है चाचा चाची, और चाचा चाची जो है ना वो मम्मी पापा के जितना प्यार नहीं दे सकते। तो मैं करूंगी तो आरसीएम बिजनेस ही करूंगी, नहीं तो कुछ भी नहीं करूंगी। और आप सबको
मैं बता दूं साथियों, जब आरसीएम जिस टाइम में क्लोज हुआ था, जिस टाइम में स्टे लगा था वहां पर आरसीएम में, उसी टाइम में ही मेरा बिजनेस ग्रोथ हो रहा था। और उस टाइम मैं लीडरशिप में थी, उस समय मैं लीडरशिप में थी, कोंडागांव आई थी और 9 महीने में मैंने लीडरशिप अचीव करा था। और लीडरशिप अचीव करने के बाद बस मेरा बिजनेस जिस मंथ 9 दिसंबर को जिस साल वो मेरा बिजनेस जिस तेजी से ग्रोथ कर रहा था, उस महीने मेरा रॉयल्टी होना था। और उसी महीने सडनली मैसेज आता है, न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज आता है कि आरसीएम जो है वो ब्रेक हो चुका है, आरसीएम जो है ये अभी बंद हो चुका है। तो मुझे एक ऐसा झटका लगता है जो सुनामी से भी कम नहीं था मेरी लाइफ के लिए। क्योंकि आरसीएम का प्रोडक्ट जब मैं यूज करी थी, तो यूज करने से मेरे को 1024 रुपए का इनकम आया था। और जब 1024 रुपए का इनकम आया था, तो मुझे यकीन ही नहीं था, मैं 2 मिनट तक यूं 1024 रुपए ऐसा मेरे मन में आया था। और वो 1024 रुपए होने के बाद में हम वहां पर, मेरे पास में अकाउंट नंबर नहीं था, तो एक एक्सिस बैंक का कार्ड दिया करती थी कंपनी उस टाइम में हमारे को, जो 99,000 तक का ट्रांजेक्शन हम कर सकते थे, लेन देन कर सकते थे। आनंद फानन में उस फॉर्म को भरा, और फॉर्म भर के वो वहां से फिर मैंने एटीएम सीखा था, वहां से मैंने पैन कार्ड सीखा था, वहां से सब कुछ मैंने सीखा था आरसीएम बिजनेस से। तो आरसीएम बिजनेस सडनली ऐसा हुआ। तो जब वो हुआ, तो कहना चाहिए कि मैं एकदम से नर्वस हो गई, मैं एकदम से टूट गई। वापस मैं सिलाई, क्योंकि उस टाइम भी हम किराए के घर में ही रह रहे थे, उस टाइम में मैं लीडरशिप अचीवर थी, तो किराए के मकान में रह रहे थे। और किराए के मकान में रह रहे थे साथियों, तो कहीं ना कहीं वो 2,000 रुपए का जो किराया हम लोगों को देना पड़ता था, वो नहीं होता था। तो मैं सिलाई को वापस करी। मेरी मकान मालकिन जो है वो रेडीमेड ब्लाउज का काम करती थी, बेचा करती थी, तो वो टेंडर लेती थी सिलने का और मुझे कुछ देती थी। एक ब्लाउज में मुझे 7 या 8 रुपए मिलता था, और उस ब्लाउज को मैं रात को 1:30 2 बजे तक मैं सिलाई करती थी। और सिलाई करके फिर काज बटन करके पूरा करके मैं उनको देती थी। और एक दिन में मेरा जो मैक्सिमम सिलाई करती थी वो 6 या 7 ब्लाउज मैं बना लेती थी। रेडीमेड ब्लाउज था तो ज्यादा उसमें कट छट नहीं होता था, तो मैं इतना बना के उनको सेकेंड डे ही कंप्लीट करके दे देती थी, ताकि वो पैसे दें, या पैसे नहीं भी दे तो किराए में वो काट ले। इस तरीके से मतलब चल रहा था। और वापस जब आरसम चालू हुआ, तो जिस दिन आरसम चालू हुआ, आरसम का प्रोडक्ट देखी, तो इतना रो डाली फुट फुट के, कि वापस मेरा आरसम आ सर ना, आप उसकी फोटो मैडम जो को लग है रहा है नर्सल का नेटवर्क कमजोर हो गया। नर्सल में जो कलर है जी। तो बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहिए कि ये एकदम ज्यादा मेरे को ट्रोल होता था, मतलब हो जाती थी मैं। और मैं वॉशरूम जाती थी, जहां मीटिंग होता था, वहां सिर्फ मैं रोने के लिए घुसती थी, वहां से रोती थी, आंसू पोंछती थी, फिर आती थी, फिर मीटिंग में अकेले खड़े हो जाती थी। किसी का एहसास होने नहीं देती थी कि अकेली हूं तो क्या हुआ, मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। मैं अपने मम्मी पापा मेरे साथ में हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ में हैं। मेरे बच्चे हमेशा बोलते थे, मम्मी सबके मम्मी ना संडे को रहते हैं, अच्छा अच्छा बना के उनको खिलाते हैं, आप कब हमारे साथ रहोगे मम्मी? तो मैं बोलती थी, बेटा बस थोड़ा और दिन बेटा, मुझे टाइम दे दो। और मेरे बच्चे कभी जिद नहीं किया करते थे साथियों। उस परिस्थिति में कहना चाहिए, जब मेरे बच्चे छोटे थे, और बच्चे छोटे थे तो बच्चे क्या है, अक्सर दाल के साथ खाना खाते हैं, ना कि सब्जी के साथ में। तो मेरे पास में इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि मैं दाल ले पाऊं। तो दाल ले पाऊं तो मैं क्या करती थी कि दोपहर में जो है चावल थोड़ा ज्यादा बना दिया करती थी। और हमारे छत्तीसगढ़ में मोटा रोटी बोला जाता है, क्योंकि गेहूं लेने के लिए भी हमारे पास में पैसे नहीं होते थे। गेहूं का अगर रोटी बनाना होता था, तो चावल आटा क्योंकि घर से उस समय चावल आता था, और घर की खेती थी, तो चावल पर्याप्त मिलता था हमारे पास में, चावल पर्याप्त रहता था, चावल कभी कमी नहीं रहती थी। तो चावल को ही धो के पिसा के उसका आटा बना लिया करते थे साथियों। और जो दिन का चावल मैं बनाती थी, उस चावल को मैं मोटा रोटी बनाती थी, और सिलबट्टे से चटनी पीस के मैं बच्चों को खिला के सुला देती थी कि नहीं बेटा ये खा लो। क्योंकि उस टाइम में इतना होता ही नहीं था कि मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला पाऊं।
और उसी बीच ये सब चलता गया, कारवा बनता गया, मेरी टीम में लोग आते गए, एक व्यक्ति से कारवा चालू हुआ। मेरी टीम इंदौर भी चली गई, मेरी टीम उड़ीसा भी चली गई, मेरी टीम साउथ भी टच कर ली, मेरी टीम मतलब ऐसा करके कई राज्यों में टीम बनते चला गया, फैलते चला गया। और उनकी टीम और उनके साथ में काम करके, उनके साथ में प्लानिंग करके, जब मुझे सुकमा जाना होता था, यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो मेरे पास में पैसे नहीं होते थे। तो हमारे टीम के टेक्निकल अचीवर है मिस्टर भीमा बघेल जी, जब हम फील्ड में जाया करते थे तो फील्ड में ना उनके पास पैसे होते थे ना मेरे पास पैसे होते थे। मैं सोचती थी मैं इतने दूर तक किराया खर्चा करके गई हूँ, और सर सोचते थे मैडम आई है ना, तो मैडम जो है मेरे गाड़ी में पेट्रोल अगर डाल देते तो हम फील्ड करते। ऐसी परिस्थिति में जैसे तैसे कभी वो पेट्रोल डला लिया करते थे, कभी मैं पेट्रोल डला लिया करती थी, जैसे तैसे करके हम दोनों ने इतना भीड़ के काम किया, मैंने काम किया। फिर हम और भी जो टीम है, भीमा बघेल जी का मैं स्पेशली नाम ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी टीम, मेरी ऑल वर्ल्ड टीम अगर मैं बात करूं तो सारे टीम के साथ में काम करके बहुत अच्छा लगा। और आज के टाइम में आज जो कुछ भी हूँ, आज अगर राजन साहू को उनकी कहानी, अगर आज मेरी कहानी को सुना जा रहा है तो मेरी टीम का सबसे बड़ा हाथ है, और उससे बड़ा हाथ 10% मेरी टीम का हाथ है, और 90% जो है मेरे अपलाइनों का हाथ है। मेरे 90% सक्सेस, मतलब मेरे सक्सेस में 90% जो श्रेय जाता है वो मेरे अपलाइनों को जाता है, क्योंकि मेरे अपलाइनों को दिख गया था कि ये महिला कर सकती हैं, ये महिला कर सकती हैं। और उन्होंने कभी भी कहना चाहिए ये नहीं किया। सचिन सर बोला करते थे दीदी आप वहां नहीं जा पा रहे हैं, आप मुझे बताइए, मैं जब भी उधर पे जाऊंगा तो आप मेरा नंबर दे दीजिए और उनका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं कॉल करूंगा। श्याम सर बोलते थे दीदी कोई बात नहीं, हम है ना, आप बताइए। वो एकदम बांट दिए थे। पीआर सर बिल्कुल बच्चे के जैसे लेके चलते थे। इस तरीके से मेरे अपलाइनों ने बिल्कुल एक प्रोटेक्शन, मतलब एक प्रोटेक्ट करके चलते गए। और साथियों मेरा रॉयल्टी भी आया, साथ में मेरा टेक्निकल, चूंकि रॉयल्टी मेरा सबसे पहले आरसीएम वापस चालू होने के बाद में छत्तीसगढ़ में अगर कोई रॉयल्टी आया था तो वो मेरा रॉयल्टी आया था। और उस टाइम में मेरा सीधा जो है वो प्लेटिनम का लेवल आया था रॉयल्टी का। और रॉयल्टी जब आरसीएम चालू होने वाला था और प्रोडक्ट को जब मैं देखी तो हमारे यहाँ सर बोले वापस जब प्रोडक्ट लाए तो फिर आप वापस चालू हो गया आरसीएम। या तो तुम मुझे करो, या तो तुम मेरे साथ रहो, या तो आरसीएम बिजनेस करो। मैंने बहुत स्ट्रांगली उनको बोल दिया कि सर मैं आपको छोड़ दूंगी, मैं आरसीएम बिजनेस को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में मुझे वो सारा सब कुछ मिल गया था। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड डे मॉर्निंग में उनसे प्यार से बात करी कि सर मुझे 1 साल का टाइम दे दीजिए, ये दिसंबर महीने तक का टाइम दे दीजिए, अगर उसमें रॉयल्टी नहीं आता तो आप जो बोलोगे मैं करूंगी, कभी आरसीएम का नाम नहीं लूंगी। और उस टाइम में हमारे आरसीएम बिजनेस में ये कहा जाता है कमिटमेंट। कमिटमेंट, आप संकल्प लीजिए, संकल्प में शक्ति होती है। जब मैं संकल्प ली साथियों, पता नहीं वो बिजनेस कहाँ से किस तरीके से क्रिएट हो गया। और दिसंबर में ही मेरी, जिस दिसंबर को मैंने उनको बोला था उसी दिसंबर में मेरा रॉयल्टी हुआ। और रॉयल्टी होने के बाद में उन्होंने बोला कि इनको बोलना बेकार है, क्योंकि ये अपनी बात पर खरी उतर गई, इनको बोलना बेकार है, अपने बात को प्रूफ कर चुकी। और उसके बाद रॉयल्टी आया। उसके बाद में कई सारे साथी जो हैं वो टेक्निकल अचीवर बन गए थे। मेरा रॉयल्टी पहले था, रॉयल्टी हुआ, क्योंकि महिलाओं के साथ में इतना ज्यादा चैलेंजेस आता है कि कंटिन्यू मतलब कई बार ऐसा मैं कोशिश करती हूँ कि हर मीटिंग, मेरे से कोई मीटिंग नहीं छूटनी चाहिए जो मेरी टीम के अंडर में हो। लेकिन कई बार सामाजिक दबाव होता है, पारिवारिक दबाव होता है, ससुराल की तरफ से दबाव होता है, मायके की तरफ से दबाव होता है। तो उस बीच में मेरा रॉयल्टी, मैं स्टार प्लेटिनम आया और स्टार प्लेटिनम को मैं मेंटेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि टेक्निकल करने के लिए 3 बार तक जो है हमें स्टार प्लेटिनम मेंटेन करना होता है। तो उस बीच में मैं नहीं कर पाई साथियों, और नहीं कर पाई तो एक थोड़ा सा मेरे जो बाद में रॉयल्टी अचीव हुए थे वो टेक्निकल चले गए। तो टेक्निकल चले गए तो वापस से फिर मुझे ट्रोल किया गया। हमारी सीनियर साथी हैं,
आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी है, इस तरीके से सर लोग कभी नहीं बोलते थे, लेकिन उनके यहाँ जो मैडम होती थी वो बोला करती थी, और बोलती थी तो बड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे करके दिखाना है। और अब मैं उनको भी थैंक यू बोलती हूँ कि वो जिस तरीके से वो बोला करती थी, तो वो मेरे अंदर आग लगता था कि अब तो करके दिखाना है। फिर मैंने स्टार प्लेटिनम जो है वो 3 महीने तक क्वालिफाई किया और कंटिन्यू किया। और जब मेरा टेक्निकल हुआ था साथियों, तो उसी महीने रत्नेश सर हमारे यहाँ कोंडागांव में उनका मीटिंग था, जिस महीने मेरा टेक्निकल क्वालिफाई हुआ था। तो सर को मैंने कहा, सर मुझे कोंडागांव का पहला टेक्निकल अचीवर बनना था, लेकिन सर मैं तो मतलब मैं मेरे मेरे अलावा कई सारे साथी जो हैं वो टेक्निकल अचीवर बन गए हैं सर, तो ये सपना मेरा सपना रह गया। तो सर बोले कि मैडम क्या बात कर रहे हैं आप, एक बार सोच लीजिए। मैं बोली हाँ सर, मैं सही बोल रही हूँ। आप महिला टेक्निकल छत्तीसगढ़ की पहली हैं, आप कोंडागांव की बात कर रही हैं, आप छत्तीसगढ़ की पहली महिला टेक्निकल होने वाली हैं। तो उस दिन से फिर जब वो कॉन्फिडेंस जब सर ने दिलाया, उसके बाद में पर्ल हुआ, उसके बाद में स्टार पर्ल हुआ, फिर एमरल्ड हुआ, और एमरल्ड होने के बाद में साथियों नेक्स्ट जो टारगेट है वो स्टार एमरल्ड का है। और मेरी टीम में मेरा एमरल्ड आ गया है। मेरा जो मैं इनकम चाहती थी कि मुझे इतना इनकम आए, हैंडसम इनकम आए, उस इनकम पर मैं आज पहुंची हूँ। और एक स्टोरी और याद आ रही है मेरे बच्चे की। मेरा बच्चा, जब हम 16 अक्टूबर को 10,000 की गैदरिंग रायपुर में इंडोर स्टेडियम में किए थे, तो मेरी टीम के साथ वो बात कर रहा था, तो वो बताया, उस दर्द से तो मुझे वाकिफ ही नहीं थी मैं। मेरा बेटा बोलता है, सर आरसम बिजनेस को आप करिए, कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि आरसम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि आपके सारे सपने पूरा करेगा। अब वो बोल रहा था कि हम जब छोटे थे तो हमारे पास में खिलौना नहीं होता था, और खिलौना नहीं होता था, और जब हम अपने फ्रेंड्स के पास जाते थे कि हम खेलेंगे करके, तो हम दोनों भाई को ना अलग से हटा दिया जाता था, जब तुम खिलौने लाओगे अपने तब खेलना, नहीं तो तुम मत खेलो। तो वो बता रहा था मेरा बेटा जो है कि हम दोनों भाई एक दूसरे से खेल के, एक दूसरे से लड़ाई करके, एक दूसरे के साथ एक बॉल फेंक रहा है तो एक बैटिंग कर रहे हैं, इस तरीके से एक दूसरे के साथ में खेल के, एक दूसरे का खिलौना बन के हम लोग बड़े हुए हैं सर। और आज आरसम बिजनेस से इतना मतलब हम लोगों को हो गया कि हम कोई भी बीच बस स्टैंड में खड़े हों, बीच कहीं पर भी खड़े हों, हमें जो चाहिए होता है हम तुरंत खरीद खरीद लेते हैं। और मम्मी मम्मी इतना ज्यादा मेहनत करती हैं, और उनको मेहनत करते हुए देख के इन फ्यूचर हम भी आरसम बिजनेस ही करने वाले हैं। ये मेरे दोनों बच्चों का कमिटमेंट है, वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और अब मैं प्राउडली बोलती हूँ कि उस 600 रुपए के किराए मकान के बाद 700, 700 के बाद 800, 800 के बाद 2000, 2000 के बाद 2500, और उसके बाद में साथियों मैंने अपने दम पे, ना मम्मी पापा, ना भाई, ना हस्बैंड, ना सास ससुर, किसी के पैसे से नहीं, ओनली फॉर आरसम बिजनेस के पैसे से मैंने जमीन खरीदा, छोटा सा घर बनाया 2 साल पहले, क्योंकि छोटे से जमीन पे ही कंस्ट्रक्शन किया था। बाजू वाले जमीन को मैंने रख दिया था, तो बाजू में फिर से मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। पहले मैं किराए में रहती थी, अब मेरे घर में जो है किराएदार रहते हैं। ये बहुत कभी कभी मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये सपना तो नहीं है। उसके बाद में ये इस तरीके से काम चल रहा है। मेरा बेटा जो है वो बहुत अच्छे, दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे जगह पे एजुकेशन कर रहे हैं, और जिस तरीके से मैं सपने देख रही थी, एक एक सपना करके मेरा पूरा होते जा रहा है। आरसम बिजनेस में मैं इतना सब चीज बता रही हूँ, और मैं यहाँ पर जो बताई हूँ आज 30-40% बोलूं, क्योंकि 60% कुछ ऐसा लग रहा है कौन सा बताऊं कौन सा बताऊं, जिससे आप जागे कि आरसम बिजनेस क्या है और आपको कहाँ तक लेके जा सकता है। आरसम बिजनेस क्या है और कहाँ तक लेके जा सकता है। सबसे पहले साथियों, यहाँ पर जो महिलाएं आप बैठी हैं या भैया जो बैठे हैं, आपकी महिलाओं से आप उनको बता दीजिए कि उनसे पूछिए, और मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आपको कैसा लाइफ चाहिए। क्या आप जो है ताने सुन के रहना चाहती हैं? क्या आप सिर्फ कंप्रोमाइज करके रहना चाहती हैं? क्या आप अपने सपने पूरा नहीं करना चाहती? क्या आप अपने बच्चों के लिए सपने नहीं देखते? क्या आप अपने माता पिता के लिए सपने नहीं देखते? क्या आप अपने आसपास अपने भाई बहनों के लिए सपने नहीं देखते? क्या अगर सपने पूरे करने का मौका मिलेगा तो नहीं करना चाहेंगे क्या? यस, मुझे पता है अगर आप लोग एग्री करते हैं तो यस करके जरूर आप मैसेज कर सकते हैं साथियों कि यस हम करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं साथियों, तो आरसीएम बिजनेस पे सबसे पहला जो आप बिलीव कीजिए, यस मैं कर सकती हूँ,
दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकता, मैं कर सकती हूँ, मतलब कर सकती हूँ, चाहे कोई भी चैलेंज आए। अगर कोई गलत चीज के लिए जिद करते हैं ना, तो वो हमें अंधकार की ओर लेके जाता है, लेकिन कोई सही चीज है ना, वो हमको हमारे भविष्य को बहुत ब्राइटनेस की ओर लेके जाता है। और मैं सही चीज के लिए जिद करती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ, अगर हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, आप मीटिंग में लेके आइए। हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, उनको वारिसम वर्ल्ड लेके जाइए। हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, आप बीसी सर से मिलवाइए, टीसी सर से मिलवाइए, उनके डेली के जो प्रोग्राम है उनमें बिठाइए, तो कहीं ना कहीं उनको जरूर क्लिक होगा और वो आपका सपोर्ट करेंगे। और महिलाओं को मैं बोलूंगी कि आरसीएम बिजनेस जो है वो बहुत बेशकीमती है, जिसका कोई कीमत नहीं है साथियों, कोई भी कीमत नहीं है। मार्केट में आज कई सारी बिजनेस होगी, लेकिन आरसीएम बिजनेस जैसा कोई भी बिजनेस नहीं है, जो डेली यूजेस प्रोडक्ट यूज करने के बाद में आपको एक अरबों की इंडस्ट्री आपको दे रही है। अगर आप अरबों करोड़ों या लाखों की भी, मैं अरबों करोड़ों की बात तो छोड़ो, अगर लाखों की इंडस्ट्री आप लगा पाते हैं तो आप वो काम कीजिए। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आरसीएम बिजनेस हमें इन फ्यूचर जो है, आज हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो के बाद ही एक होता है और एक के बाद ही दो आता है और दो के बाद ही सिलसिलेवार ये चलता है। और उसके बाद में जब आप चलना चालू करते हैं तो कारवा बनते जाता है, और जब कारवा बनते जाता है तो डेफिनेटली ऑब्वियसली आपको आपकी मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला भरोसा कीजिए। दूसरा जो चीज है, आप अपनी नीड को पहचानिए कि मेरी नीड क्या है, मेरी नीड क्या है, मेरी जरूरत क्या है। क्या मेरी जरूरत पैसे की है, क्या मेरी जरूरत मान सम्मान की है, क्या मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहती हूँ, मेरी जरूरत क्या है, नीड समझिए आप। उस नीड पर जब आप जाएंगे ना, तो कभी आलस नहीं आएगा, कभी आलस नहीं आएगा। आप आरसीएम बिजनेस को मर्जी से नहीं, मजबूरी से नहीं, मर्जी से कीजिए और यहां से कीजिए, दिल से कीजिए। मैं आज भी कभी भी मैं अपने बिजनेस में ये नहीं देखती तो इतना हो जाएगा तो इतना कमीशन होगा, इतना हो जाएगा तो इतना। कभी मैं ज्यादा गणित पे जाती ही नहीं, गणित मैं कभी आज तक करी ही नहीं हूँ। और मैं सिर्फ बहुत स्मूथली, जिस तरीके से मेरी टीम, मैं कभी अपने कंफर्ट को नहीं देखती, मेरी टीम के कंफर्ट के हिसाब से मैं अपना शेड्यूल रेडी करती हूँ और उस शेड्यूल में मैं काम करती हूँ। साथियों, आप यकीन नहीं करेंगे कि बाइक में मैंने 500 किलोमीटर एक दिन का हाईएस्ट मैंने सफर किया है, बाइक में 500 किलोमीटर। आप जा पाएंगे? अगर जा पाएंगी, कर पाएंगी, तो आप भी अगले एमराल्ड अचीवर बन सकती हैं साथियों। आप बिलीव कीजिए, आप अपनी नीड को समझिए, आप इस काम को मजबूरी में मत कीजिए, आप मर्जी से काम कीजिए, आप इस काम को दिल से कीजिए, आप इस काम को सिस्टम से कीजिए, आप उन अपलाइन को फॉलो कीजिए, मीटिंग सेमिनार अटेंड कीजिए, अपने फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती है तो आप सबसे पहले अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए कि यस, कोई करे चाहे मत करे, मैं तो करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा फ्यूचर यहीं पर है। और लास्ट में बस एक ही चीज कहूंगी, शायद मैंने बहुत टाइम ले लिया है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, स्टोरी इतना ज्यादा है और इतनी ज्यादा कहानियां हैं कि इन कहानियों से ऐसा बोलते जाऊं ऐसा हो रहा है, तो बहुत ज्यादा मैंने टाइम ले लिया है। आप सभी को मैं यही बोलूंगी साथियों कि आप भरोसा कीजिए और आप खुद अपने आप को आरसीएम में कर दीजिए। आपकी फैमिली जो है पहले मजबूरी में आपको अपनाएगी, लेकिन जब वो समझ जाएंगी तो आप को मर्जी से अपनाएंगी। आज मेरे मम्मी पापा बहुत प्राउड करते हैं कि हमारी बेटी आज पूरे इंडिया में जाती है, वहां पर उन रजन साहू जब बोलते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। टीसी सर जब रजन साहू बोलते हैं तो मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि ये रजन साहू विदाउट आरसीएम कुछ भी नहीं है। जो भी है, मेरी मम्मी एक बात बहुत अच्छा बोलती हैं कि बेटा, अगर तेरा कुछ कोई नाम है ना, तो वो तेरा नाम नहीं है, वो तेरे ओहदे का नाम है, वो तेरे पद का नाम है। उसको रिस्पेक्ट मिलता है, ना कि तुझे मिलता है, क्योंकि अगर तुझे मिलता तो कहीं ना कहीं आरसीएम बिजनेस से पहले मिल रहा होता। और मैं अपने लास्ट में अपने मम्मी पापा को लेके बहुत बड़े सपने रखी हूँ, अपने बच्चों के लिए बहुत बड़े सपने रखी हूँ। मैं एक ही शब्द कहूंगी, मैं अपने बच्चों को बोलूंगी, मेरे बच्चे, मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैंने आप लोगों को, आपका कीमती टाइम मैंने ले लिया और उसको आरसीएम में इन्वेस्ट किया। लेकिन यकीन मानिए
कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, और जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो आप लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े इस सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि कई सारी जब जेंट्स क्या होते हैं, काम कर रहे होते हैं, महिला को नहीं सिखाए होते हैं, तो महिला जब अकेली हो जाती, भगवान न करे ऐसा सिचुएशन आता है, तो वो इतनी कमजोर हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं उनको वो काम करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहती। तो मैं अपने बच्चों को यही बोलूंगी कि बच्चे, आप लोगों को मेरे जाने के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके आंखों में आंसू होगा तो खुशी के आंसू होगा कि ये सब जो भी मैं किया है हमारी मम्मी ने किया है। आप सब ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगेन गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का बहुत दिल से नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाने का, मुझे आज मेरी कहानी बताने का मौका मिला, आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। आप सब ने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पर कनेक्ट हुए, और जब भी मौका मिला साथियों, कहीं पर भी जरूरत पड़े, हम मिल के काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे। और बिल्कुल जो नारी सशक्तिकरण की जो बात आती है, यस, हम जब महिला महिला से मिलती है ना, महिला महिला का सहारा बनती है, महिला महिला का सपोर्ट करती है ना, तो दोनों मिलके बहुत चमत्कार कर सकते हैं। अगर गिरा भी सकती है तो महिला गिरा सकती है, अगर महिला ही महिला का सपोर्ट कर दे तो पूरी दुनिया में नंबर 1 बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय आरसीएम, जय थैंक भारत। यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पूरे हिंदुस्तान को आंदोलित करने के लिए। और अब जो बात मैं आप सबको कहना चाहता हूँ